जी तो दोस्तों, इसी वीडियो का अगला जो पार्ट है उसी का तसलसल यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सप्लाई का ना आना था, जो इसके नुकाइस थे उनको हमने देखा था। अब इसका जो अगला पार्ट है वो यहीं से आगे शुरू करते हैं। मेरे पास हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइज़र और भी पड़े हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक तो बॉडी में छोटे हैं और इनके अंदर तारों का जो जाल है वो बिछा हुआ है। तो ये जो स्टेबलाइज़र है इसकी बॉडी भी काफ़ी खुली है और रगड़ लगा हुआ है, और इसकी ये जो ट्रांसफार्मर इसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा हम इसी को अपने सामने दोबारा रखते हैं और जो स्टेबलाइज़र के नकाइस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर की बाबत बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की तरफ आते हैं। ये वो बरकी मशीन है तो सप्लाई के एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में तब्दील करती है, जबकि पावर में कोई तब्दीली नहीं हो रही होती। इस मशीन की कारकर्दगी तकरीबन तमाम मशीनों से ज़्यादा होती है कि इसमें इसका कोई भी हिस्सा जो होता है ये मुतहर्रक नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करता है। दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो इसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है। इसके अंदर जो इस्तेमाल की जाती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई परतदार कोर पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, जब हम इसके किसी एक कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत दूसरे कॉइल के अंदर भी बरकी दबाव जो होता है वो पैदा हो जाता है। ये बरकी दबाव इसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस पर पहले कॉइल की सप्लाई जितनी उसको मुहैया की जा रही होती है। दोस्तों, जिस जगह पर हम सप्लाई दे रहे होते हैं वाइंडिंग को, यानी कि जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे होते हैं इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिससे हम बरकी दबाव यानी कि वोल्टेज हासिल कर रहे होते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बात भी आपके जहन में रहे, किसी भी ट्रांसफार्मर में जैसे इसकी वाइंडिंग के चक्कर हम बढ़ाते जाएंगे इसी लिहाज से इसके वोल्टेज में भी इजाफा होता जाएगा, और इसके चक्रों या टर्न की तादाद में कमी करने से इसके वोल्टेज में भी कमी आ जाएगी। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को इनके वोल्टेज, फेज़, इस्तेमाल और बनावट के एतबार से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये मुख्तलिफ अक़साम के हो सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये वो ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेप डाउन की अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, थ्री फेस ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और ये जो हमारे पास स्टेबलाइज़र के अंदर इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर है जिसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसी ट्रांसफार्मर के बाबत बात करनी है और हमारी जो वीडियो है वो भी इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर मबनी है। अब हम इन तमाम ट्रांसफार्मर को एक साइड पे कर लेते हैं। और तो एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया भर में जितनी बिजली पैदा की जाती है इसके वोल्टेज को ट्रांसफार्मरों के ज़रिए 1 या 2 मरतबा और बाज़ हालतों में 3 या 4 मरतबा कम या ज़्यादा किया जाता है। आप इसी बात से ट्रांसफार्मर की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम अपने स्टेबलाइज़र की तरफ दोबारा आते हैं और जो पिछली वीडियो है उसी के तसलसल को हम आगे जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, अगर आप इसको रिवाइंड करना चाहते हैं तो इसकी रिवाइंडिंग के ऊपर मैं पहले ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ। इसका हिसाबी फार्मूला यानी कि हमने टर्न रेशो कैसे निकालनी है, किसी भी ट्रांसफार्मर को आप हमने रिवाइंड करना है तो ज़ाहिर सी बात है कि जब तक फार्मूला नहीं पता होगा कि हमने इसको फार्मूले के मुताबिक कैसे रिवाइंड करना है तब तक हम उसको रिवाइंड नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा इसकी टर्न रेशो कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इन वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफार्मर जो है, किसी भी किस्म का जो ट्रांसफार्मर है, आप वो वाइंड कर सकेंगे। ये तो दोस्तों, अब हम इसके ट्रांसफार्मर की तरफ और अगले जो मराहल है उनकी तरफ आते हैं। सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है। अब हमने चेक करना है कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, तो लिहाजा मैं सीरीज, ये देखें आपके सामने लैंप को यहाँ पर रख दिया है और ये वाला सीरीज जो लैंप है ये मैं यहाँ पर इस्तेमाल में ला रहा हूँ। इसकी आपस में लीड्स को मिलाकर आपको चेक करवा रहा हूँ। ये हमारा लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है और
आप पर देखें, अब हमने इसका शार्ट चेक करना है। मैं इसकी एक केबल के ऊपर यहाँ पर मैं एक तार लगा रहा हूँ और दूसरी ट्रांसफार्मर के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीरीज लैंप है वो रोशन हो रहा है, यानी कि बॉडी के साथ टच करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीरीज लैंप है ये रोशन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं बॉडी के साथ कोई तार जो है वो टच कर रही है। लिहाजा सबसे पहले आपने इसी नुक्स को दूर करना है। तो अब ये नुक्स कहाँ हो सकता है, आप इसकी तारों को बाहर देखें कि किसी जगह से कोई तार जो है, जो आपको दिखाई दे रही हैं तारें, किसी जगह पर बॉडी के साथ तो टच नहीं हो रही। यहाँ पर आप किसी भी जगह पर देखें कोई तार जो है ये बॉडी के साथ तो नहीं लग रही। मुझे तो यहाँ पर कोई भी तार जो है ये बॉडी के साथ लगी दिखाई नहीं दे रही। अगर बॉडी के साथ कोई तार जो है वो नहीं लग रही तो इसका मतलब फिर ये है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है ये शॉर्ट है। इसके अंदर इसकी वाइंडिंग की कोई ना कोई तार जो है ये ट्रांसफार्मर की इस बॉडी के साथ, इन पत्रियों के साथ टच कर रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो है ये शॉर्ट है। इसके शॉर्ट होने की वजह से ये पूरी जो बॉडी होगी इसके अंदर करंट आएगा। तो अब इसको हमने कैसे करना है चेक, इसका एक तरीका कर तो ये है कि इसकी तारों को आप ओपन कर लें। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सिर्फ ट्रांसफार्मर को चेक करें। अगर ट्रांसफार्मर जो है फिर भी शॉर्ट ज़ाहिर कर रहा है तो फिर है कि ट्रांसफार्मर ही शॉर्ट है, लिहाजा आप ट्रांसफार्मर को निकाल कर इसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप इसको दोबारा वाइंड करें। इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। आप इसकी पत्रियों को दोबारा निकाल के खोल के दोबारा बावन तैयार करें। प्लास्टिक की बावन भी जो होती है वो मिल जाती है, 1.5 में मिल जाएगी, 1.5-2 में मिल जाएगी, 2.5 में मिल जाएगी। जिस कोर का ट्रांसफार्मर आपके पास आया है आपने उसी तर्ज की बावन जो है वो बाज़ार से मार्केट से ले लेनी है। अगर आप गत्ते की खुद भी तैयार करना चाहते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये शॉर्ट क्यों हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इसको वाइंड करने के बाद इसके अंदर ई टाइप जो पत्रियाँ होती हैं डाली जाती हैं। अगर तो इसके अंदर प्लास्टिक की बावन इस्तेमाल करें फिर तो पत्रियाँ डालते वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने गत्ते की बावन खुद बना के इसके अंदर पत्तियाँ डालनी है वाइंडिंग के बाद ई टाइप, तो फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। किसी भी थोड़ी सी पतरी के टेढ़ा जाने की वजह से इसकी बावन यानी कि जो गत्ते की बावन होगी वो किसी जगह से कट के फट जाएगी और आपकी कोई ना कोई ई टाइप जो पतरी होगी वो वाइंडिंग के साथ टच करेगी, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जो होगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। लिहाजा जब आप पतरियाँ इसके अंदर डालें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अब आगे हम चलते हैं मज़ीद। इसके बाद इसके अंदर जो फॉल्ट आता है, नुक्स आता है, वो ये होता है कि इसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है, साउंड सुनाई दे रही होती है। वो क्यों आ रही होती है, उसके भी बहुत सारी यानी कि सबब हो सकते हैं कि आपने इसके अंदर जो पत्रियाँ डाली हैं, जो कोर डाली है वो कम डाली है। उसके बाद आपकी जो ये इसके अंदर ई टाइप या आई टाइप जो पत्रियाँ हैं, इसके अंदर जो कोर है वो आपने इसको अच्छे तरीके से कसा नहीं, इस शिकंजे को अच्छे तरीके से कसा नहीं। इसको बांध के अंदर बांधने के बाद अच्छे तरीके से ये जो इसके लगी हुई है पतरी लगी हुई है इसको आपने टाइट करना है। अगर यहाँ पर नट और बोल्ट लगे हुए हैं और जो ई टाइप पतरियाँ उनके अंदर सुराख है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप नट बोल्ट को यहाँ पर लगाने के बाद उनको अच्छे तरीके से टाइट कर दें। बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो इसके अंदर से किसी भी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, हल्की हल्की आपको महसूस होता है कि इसके अंदर से साउंड आ रही है, तो फिर आपने इनको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद हल्का सा हैमरिंग करनी है। जिस जगह पर आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाए उसी जगह पर आपने वार्निश लेके इस ट्रांसफार्मर की पतरियों के ऊपर डाल देनी है। वार्निश लेके जो आप वाइंडिंग के बाद मोटर की वाइंडिंग के ऊपर डालते हैं, आपने इस ट्रांसफार्मर की पत्तियों के ऊपर अच्छे तरीके से हर सिमत में डाल देनी है और उसके बाद इसको सूखने देना है। सूखने के बाद जिस जगह पे इसके थोड़ा सा खला होगा वहाँ पर वार्निश आ जाती है तो इसकी जो आवाज़ होगी वो भी बंद हो जाएगी। तो साथियों, अब इसका शॉर्ट वाला मसला भी आपको बता दिया। अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये गर्म हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। आवाज़ आने के बाद आप इसको चेक करते हैं तो ये गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तार पूरी नहीं डाली गई। इसके अंदर जो पतरियां हैं ई टाइप या आई टाइप पतरियां जो हैं ये भी आपने मुकम्मल डाली, यानी फार्मूले के मुताबिक इसको आपने वाइंड नहीं किया।
इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये गर्म हो रहा है। इसके पास जो 1.5 की ये कोर में ट्रांसफार्मर हमने वाइंड किया है, इसको फार्मूले के मुताबिक किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं सीरीज़ लैंप के ऊपर लगाता हूँ। सीरीज़ लैंप में ये लगा हुआ 200 वाट का जो बल्ब है, इसको जब हम सप्लाई दें तो ये किसी भी सूरत में 200 वाट का जो लैंप है इसको रोशन नहीं होना चाहिए। मध्यम सा भी इसको रोशन नहीं होना चाहिए, ग्लो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये मैं इसको सीरीज़ जो बोर्ड है उसके अंदर लगाता हूँ और इसको आपस में मिलाता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मज़ीद आपके सामने ले आऊँ। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सीरीज लीड को आपस में मिलाने पर ये लैंप जो है ये रोशन हो रहा है। लेकिन अब मैं जैसे ही यहाँ पर ये इसकी जो दूसरी तार है इस पर मैं सप्लाई लगाता हूँ, यहाँ पर देखें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारा जो लैंप है ये रोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको रिले की जो साउंड है वो इस सर्किट में से सुनाई दे रही होगी। ये मैं सर्किट भी आपके सामने किए देता हूँ। यहाँ पर आपको रिले की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आपस में लीड के मिलाने पर लैंप जो है रोशन हो रहा है। और जैसे ही हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं तो ये 200 वाट का जो लैंप है ये रोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ट्रांसफार्मर को रिवाइंड किया है वो फार्मूले के मुताबिक किया है। इसके अंदर जो पतरियाँ हैं और जो इसके अंदर तार है वो मुकम्मल फार्मूले के तहत डाली गई है। अब साथियों, हम अगर बात करें कि इसकी लूप्स को हमने कैसे समझना है, किस लूप्स के ऊपर कौन से वोल्टेज आ रहे हैं और हमने इसको कैसे चेक करना है और इसको हमने सर्किट के साथ कैसे लगाना है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया कि वीडियो बना चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखें, बड़ी तफसील के साथ बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं फिर उन बातों को दोहराऊँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जाएगी। लिहाजा इन वीडियो को आप देखें, आपको उनसे बहुत ज़्यादा मालूमात जो होगी वो मिल जाएगी। जी तो साथियों, इस वीडियो को हम यहाँ तक ही महदूद कर लेते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सर्किट की बात करेंगे, इसकी रिलेज, इसके जो टाइमर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उन सब चीज़ों के बाबत हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन सा नुक्स हो सकता है और उस नुक्स को हमने कैसे दूर करना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।